धोता हूँ जब मैं पीने को उस सीम तन के पाँव, रखता है जिद से खींच के बाहर लगन के पाँव। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 121 है। ये भी बड़ी अच्छी गज़ल है। इसमें पाँव का लफ्ज़ रदीफ़ के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, जिसको पाँव भी कहा जाता है हमारी ज़बान में। अंग्रेज़ी में मतलब होगा फीट। और लेकिन गालिब साहब ने आ और ना की साउंड के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर डाला है, तो हम उसी अंदाज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। कई कॉमन एक्सप्रेशंस हैं जो गालिब साहब ने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं, जैसे पाँव धो के पीना, पाँव पड़ना, पाँव दबाना, पाँव का उलझना। इनको इस्तेमाल करके उन्होंने बड़ी खूबसूरत इमेजरी इस गज़ल में क्रिएट की है। तो आइए पहले गज़ल को पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहते हैं, धोता हूँ जब मैं पीने को उस सीम तन के पाँव, धोता हूँ जब मैं पीने को उस सीम तन के पाँव, रखता है जिद से खींच के बाहर लगन के पाँव। दी सादगी से जान पड़ूं कोहकन के पाँव, दी सादगी से जान पड़ूं कोहकन के पाँव, है हाथ क्यों न टूट गए पीर जन के पाँव। भागे थे हम बहुत सो उसी की सज़ा है ये, भागे थे हम बहुत सो उसी की सज़ा है ये, होकर असीर दाबते हैं राह जन के पाँव। मरहम की जुस्तजू में फिरा हूँ जो दूर दूर, मरहम की जुस्तजू में फिरा हूँ जो दूर दूर, तन से सिवा फिगार हैं इस खस्ता तन के पाँव। अल्लाह रे ज़ौक़े दश्त नवर्दी की बाद मर्ग, अल्लाह रे ज़ौक़े दश्त नवर्दी की बाद मर्ग, हिलते हैं खुद ब खुद मेरे अंदर कफन के पाँव। है जोश गुल बहार में यहाँ तक कि हर तरफ, है जोश गुल बहार में यहाँ तक कि हर तरफ, उड़ते हुए उलझते हैं मुर्गे चमन के पाँव। शब को किसी के ख्वाब में आया न हो कहीं, शब को किसी के ख्वाब में आया न हो कहीं, दुखते हैं आज उस बुते नाजुक बदन के पाँव। गालिब मेरे कलाम में क्यों कर मज़ा ना हो, गालिब मेरे कलाम में क्यों कर मज़ा ना हो, पीता हूँ धोके खुसरवे शीरीं सुखन के पाँव। ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि धोता हूँ जब मैं पीने को उस सीम तन के पाँव, रखता है जिद से खींच के बाहर लगन के पाँव। यहाँ पाँव धो के पीने की बात हो रही है। अगर आप किसी इंसान से बेइंतहा इश्क करते हैं, आपका इश्क परस्तिश और इबादत की हद तक पहुँच चुका है, तो हमारे वहाँ पे ये एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है, पाँव धो के पीना। जिसका मतलब यह है कि आप किसी इंसान को इतने बड़े रुतबे पे रखते हैं कि आप ये इज़्ज़त की बात समझते हैं कि आप उसके पाँव को धो के उस पानी को पी लें, जिसको चरनामृत भी समझा जाता है। या तो यहाँ आशिक अपने महबूब के पाँव धो के पीने की बात कर रहा है। सीम तन कहा जाता है चांदी जैसे तन, चांदी जैसे बदन वाली महबूबा। या तो महबूबा या महबूब की तारीफ़ यहाँ की गई है। इतना खूबसूरत उसका बदन है कि कहा गया है कि उसका बदन चांदी से बना हुआ है। और लगन कहते हैं एक ऐसे बर्तन को जो जनरली कॉपर से बना होता है, जिसके अंदर हाथ या पाँव धोए जाते हैं। लगन आप लगाव को, अटैचमेंट को भी कह सकते हैं। लगन आप किसी से लगने या किसी से छूने को भी कह सकते हैं। धोता हूँ जब मैं पीने को उस सीम तन के पाँव, रखता है जिद से खींच के बाहर लगन के पाँव। या तो आशिक की गालिब साहब के इश्क की इंतहा हो चुकी है। इश्क अब इबादत और परस्तिश का रंग ले चुका है। या और आशिक उस खूबसूरत चांदी जैसे बदन वाली महबूबा के पाँव धो के पीना चाहता है। वो उसको इतने बड़े रुतबे पे रखता है। या लेकिन जालिम महबूबा कहाँ आशिक को वो काम करने देगी जो वो बेचारा करना चाहता है। उसका तो काम है जुल्म सितम ढाना आशिकों पे, और शायद उसको ये एक बेकार हरकत लगती है, क्योंकि वो आशिक के इश्क को, उसके इश्क की शिद्दत को समझती नहीं है। तो जब आशिक ने पाँव धोने की कोशिश की, तो उसने ज़िद से अपने पाँव खींच के पीछे हटा लिए और उस बर्तन से, उस लगाव से बाहर उसने पाँव रख दिए। तो कहते हैं कि धोता हूँ जब मैं पीने को उस सीम तन के पाँव, रखता है जिद से खींच के बाहर लगन के पाँव। जिद से वो पाँव अपने खींच लेती है और लगन से उस बर्तन से बाहर रख देती है। तो ये भी उसके जुल्म सितम ढाने की ही एक अदा है, या कि वो आशिक को अपने पाँव भी नहीं धोने देती या जिद से पाँव खींच लेती है। और भी रंग इसके अंदर हो सकते हैं।
वो चांदी जैसा बदन उसका बताया गया है, तो शायद वो सोचती है कि ये बर्तन इन्फीरियर मेटल का बना हुआ है, तो मैं अपने पाँव यहाँ पे क्यों रखूँ। लगन को आप अगर छूने की सेंस में पढ़ते हैं तो शायद वो आशिक को अपने पाँव छूने भी नहीं देती, या अपने हाथ भी वो आशिक को अपने पाँव पे लगाने नहीं देती है। तो ओवरऑल देखें इसके अंदर आशिक के इश्क की इंतहा जो कि परस्तिश तक पहुंच चुकी है उसको डिस्क्राइब किया गया है। खूबसूरत महबूबा की तारीफ़ भी की गई है, और वो किस कदर आशिक के ऊपर जुल्म सितम ढाती है उसको भी इसके अंदर बयान किया गया है। धोता हूँ जब मैं पीने को उस सीम तन के पाँव, रखता है जिद से खींच के बाहर लगन के पाँव। अगला शेर देखें। दी सादगी से जान पड़ूं कोहकन के पाँव, दी सादगी से जान पड़ूं कोहकन के पाँव, है हाथ क्यों न टूट गए पीर जन के पाँव। यहाँ पे कोहकन फरहाद की और शीरीं फरहाद के इश्क की दास्तान को एक बार फिर गालिब साहब ने इस्तेमाल किया है। फरहाद को ये काम दिया गया था कि अगर तू इस एक पहाड़ को खोद के शीरीं के महल तक एक दूध की नदी बहा देगा तो शीरीं तेरी हो जाएगी। ये वादा उससे खुसरव ने किया था जो कि शीरीं का पति था। और ऐसा कहा जाता है कि जब फरहाद ने पहाड़ खोद दिया तो वो नदी बहाने वाला था, तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आई जिसने उसको यह खबर सुनाई कि शीरीं मर गई है। और वो बेचारा इतना दुखी हुआ कि उसने खुदकुशी कर ली। जिस कुल्हाड़ी से वो पहाड़ काट रहा था उसके ऊपर उसने अपना सर मारा और अपने आप को ख़त्म कर लिया। या ऐसा भी कहा जाता है कि वो बूढ़ी बूढ़ी औरत शीरीं की कोई नौकर हो सकती है जो उसके जिसको शीरीं ट्रस्ट करती थी। और या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि खुसरव खुद एक बूढ़ी औरत का भेष बना के वहाँ आया था फरहाद को ये झूठी खबर सुनाने, तो शीरीं असली में मरी नहीं थी। तो पहली लाइन के अंदर उन्होंने कोहकन कोहकन फरहाद को कहा जाता है, उसकी सादगी उसके इश्क की सादगी की तारीफ़ की है। कहते हैं दी सादगी से जान पड़ूं कोहकन के पाँव। पाँव पढ़ने का मतलब या पाँव छूने का मतलब है कि आप किसी की इज्जत कर रहे हैं, किसी को कोई रिस्पेक्ट आप दे रहे हैं। हमारे वहाँ पे अक्सर पाँव छूने की रस्म है। तो कहते हैं उसने किस सादगी से, उसने क्वेश्चन नहीं किया, उसने जाके जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की। बेचारा इतना दुखी हुआ, उस सादा आशिक था, उसने वो बात को नहीं समझा, वो खुसरव की चाल को नहीं समझा, उसने सादगी से अपनी जान दे दी। और इस बात पे मैं उसके पाँव छूना चाहता हूँ। दी सादगी से जान पड़ूं कोहकन के पाँव, है हाथ क्यों न टूट गए पीर जन के पाँव। है हाथ लफ्ज़ जो है ये मैंने पहली बार पढ़ा है। इसको अफसोस जाहिर करने के लिए या किसी को बद्दुआ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीर जन का मतलब है बूढ़ी औरत। तो यहाँ पे जो बूढ़ी औरत पैगाम लेके आई थी, खबर लेके आई थी, गालिब साहब कह रहे हैं कि उसके पाँव क्यों नहीं टूट गए। या तो पाँव टूटने का मतलब ये हो सकता है कि आप कोई बेकार काम कर रहे हैं, उसके अंदर आप अपने पाँव तोड़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। या पाँव टूटने का मतलब ये एक बद्दुआ भी हो सकती है कि तुम्हारे पाँव टूट जाएं, तुम उस जगह पे पहुंच ही ना पाओ। मेरे ख्याल से यहाँ पे बद्दुआ के सेंस में इस्तेमाल किया गया है कि काश उस पीर जन, उस बूढ़ी औरत के पाँव टूट जाते और वो ये बुरी खबर फरहाद तक लेके ही ना आ पाती, और फरहाद बेचारा अपनी जान फिजूल में ना गंवाता। तो ये इसके अंदर एक सादे आशिक उसकी सादगी को डिस्क्राइब किया गया है, और किस कदर ये दुनिया उसके साथ धोखा करती है उसको भी डिस्क्राइब किया गया है। और उस पीर जन, उस जालिम पीर जन को एक बद्दुआ भी दी गई है। दी सादगी से जान पड़ूं कोहकन के पाँव, है हाथ क्यों न टूट गए पीर जन के पाँव। अगला शेर देखें, ये बड़ा खूबसूरत शेर है। भागे थे हम बहुत सो उसी की सज़ा है ये, भागे थे हम बहुत सो उसी की सज़ा है ये, होकर असीर दाबते हैं राह जन के पाँव। पाँव दबाना, किसी की सेवा करना। यहाँ पे राहजन कहते हैं डाकुओं को, हाईवे रॉबर्स को। तो वो कहते हैं कि हम उनसे बहुत भागे, और उसे हमें सज़ा ये मिली कि हमें उसी राहजन का गुलाम बनना पड़ा, नौकर बनना पड़ा। असीर होने का मतलब है किसी की कैद में होना, कैदी होना। और अब हम उसी राहजन के पाँव दबा रहे हैं, हमको उसकी गुलामी करके उसकी सेवा अब करनी पड़ रही है। तो ये शेर मेरे ख्याल से एक स्टेटमेंट है आपकी किस्मत के बारे में। तो अगर आपकी किस्मत, आप अपनी किस्मत से भाग नहीं सकते, या जिस चीज़ से आप भागते रहते हैं अक्सर वही
आके आपको पकड़ लेती है और फिर आपको उसके सामने झुकना पड़ता है। या तो जितना आप दुख मुसीबतों से भागेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे, उतना ही वो चीज़ें आपके पीछे पीछे आएंगी। अगर आपकी किस्मत में कोई मुसीबत लिखी है तो आप जितना उससे भागने की कोशिश करेंगे, कन्फ्रंट नहीं करेंगे उसको, किसी प्रॉब्लम को कन्फ्रंट नहीं करेंगे, तो वो प्रॉब्लम आपके पीछे ही भाग के आएगी। या तो इस शेर में बड़ी तेज़ी से वो राहज़न से भागने की कोशिश कर रहे थे, किसी मुसीबत से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिर उसने आके उनको पकड़ लिया और अब वो इस बात पे मजबूर हैं कि वो उसके पाँव दबाएं, उसके नौकर, उसके गुलाम बन के रहें। या सो दिस इज़ लाइक ए स्टेटमेंट अबाउट द वर्किंग्स ऑफ डेस्टिनी एंड फॉर्चून, कि आप जिससे भागने की कोशिश करते हैं उसकी सज़ा आपको भागने की ये मिलती है कि वही चीज़ आपको गुलाम बना के रखती है। भागे थे हम बहुत, सो उसी की सज़ा है ये, होकर असीर दाबते हैं राहज़न के पाँव। या तो अपनी बुरी किस्मत को भी उन्होंने इसके अंदर डिस्क्राइब किया है। राहज़न जिसको बोला गया है वो खूबसूरत महबूबा भी हो सकती है, ऑफ कोर्स। अच्छा, अगला शेर देखें। मरहम की जुस्तजू में फिरा हूँ जो दूर दूर, मरहम की जुस्तजू में फिरा हूँ जो दूर दूर, तन से सिवा फिगार हैं इस खस्ता तन के पाँव। या जुस्तजू हसरत को कहते हैं, किसी चीज़ की तलाश आप कर रहे हैं उसको भी जुस्तजू कह सकते हैं। या? और मरहम तो आपको पता है, ऑइंटमेंट, ज़ख्म लगे हों उसका इलाज करने के लिए मरहम लगाया जाता है। और सिवा का मतलब होता है ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा या और किसी चीज़ से भी ज़्यादा। फिगार कहते हैं ज़ख्मी को, अपंग को। खस्ता भी ज़ख्मी, बीमार, टूटा हुआ, कमज़ोर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मरहम की जुस्तजू में फिरा हूँ जो दूर दूर, तन से सिवा फिगार हैं इस खस्ता तन के पाँव। ये पिछले शेर से थोड़ा सा मिलता जुलता शेर है। वो कहते हैं कि मेरा खस्ता तन, मेरा ज़ख्मी तन था, इसके ऊपर ज़ख्म लगे हुए थे, और इसका इलाज, इन ज़ख्मों का इलाज करने के लिए मैं मरहम ढूंढता ढूंढता बहुत दूर दूर तक फिरा, बहुत दूर दूर तक गया। लेकिन इस प्रोसेस में हुआ क्या कि तन से सिवा फिगार हैं इस खस्ता तन के पाँव, कि मेरे तन से, मेरे शरीर से भी ज़्यादा ज़ख्मी अब मेरे पाँव हो गए हैं। तो ये इमेजरी उन्होंने पेश की है। तो कई एक्सप्रेशंस इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। अंग्रेज़ी में कहा जाता है समटाइम्स द क्योर इज़ वर्स दैन द डिजीज़, किसी बीमारी का इलाज ढूंढने आप निकलते हैं बड़ी शिद्दत से, मगर इस प्रोसेस में आपकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि आपकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। या तो उस तरह की ये सिचुएशन है, वो अपने शरीर के ज़ख्मों का इलाज करने के लिए मरहम ढूंढने के लिए निकले, लेकिन इस प्रोसेस में उनके पाँव अपने शरीर से भी ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। तो ये एक पैराडॉक्स भी है, एक कैच 22 टाइप ऑफ सिचुएशन भी है। ह्यूमन कंडीशन को भी इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है। तो बीमारी के इलाज की जुस्तजू में एक ऐसी बीमारी आपको मिली जो उससे भी ज़्यादा बुरी थी, ऐसे ज़ख्म आपको मिले जो आपके पिछले ज़ख्मों से भी ज़्यादा बुरे थे, और अब मेरे पाँव अभी बेकार ज़ख्मी हो गए हैं और अब मैं किसी भी ज़ख्म का, किसी भी बीमारी का इलाज ढूंढने के काबिल नहीं रहा। तो पहले से भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन हो गई है। इसको आप महबूब के विसाल, महबूब से विसाल की सेंस में भी पढ़ सकते हैं कि विसाल की तलाश में इतने जुल्म सितम सहने पड़े कि दुख दर्द में विसाल की हसरत भी ख़त्म हो गई। या तो जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है आशिक के लिए, कि उसके दिल के अंदर विसाल की हसरत भी नहीं रही। और एक रंग ये भी हो सकता है कि अल्टीमेटली जो एग्जिस्टेंशियल वूंड्स हैं, जो हमारे गहरे ज़ख्म हैं, गहरे दुख दर्द हैं, उनका मरहम है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि वो दूर दूर तक तलाश करके देख चुके हैं, और उस तलाश का नतीजा ये निकलेगा कि आप और ज़ख्मी हो जाएंगे। जैसे इस केस में उनके पाँव उनके शरीर से भी ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं, क्योंकि दुख दर्द के अलावा आपको कोई और चीज़ इस जुस्तजू में हाथ नहीं लगेगी। या तो अगर आप, कोई इलाज है ही नहीं आपके दुख दर्द का, अगर आप तलाश करेंगे इलाज को तो जहाँ जहाँ आप भटकेंगे पहले तो, उसके बाद शायद और ज़्यादा ज़ख्मी होकर वापस लौटेंगे, वो इलाज आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारे रंग इसके अंदर हैं। या तो कितना खूबसूरत देखें शेर है, कहते हैं मरहम की जुस्तजू में फिरा हूँ जो दूर दूर, मरहम की जुस्तजू में फिरा हूँ जो दूर दूर, तन से सिवा फिगार हैं इस खस्ता तन के पाँव। अगला शेर देखें, यह बड़ा खूबसूरत शेर है। अल्लाह रे ज़ौक़े दश्त नवर्दी की बाद मर्ग,
अल्लाह रे ज़ौक़े दश्त नवर्दी की बाद मर्ग, हिलते हैं खुद ब खुद मेरे अंदर कफन के पाँव। दश्त नवर्दी का मतलब होता है दश्त में घूमना, वॉन्डरिंग इन ए डेजर्ट और विल्डरनेस। या तो यहाँ पे फिर एक बार वहशी आशिक की इमेजरी, मजनू जैसे एक आशिक की इमेजरी को इस्तेमाल किया गया है, जिसको दश्त नवर्दी में बड़ा मज़ा आता है, इसलिए ज़ौक़ दश्त नवर्दी यहाँ पे बोला गया है। तो दश्त नवर्दी आशिक के नेचर ही में है। वो एक वहशी आशिक यहाँ पे बताया गया है जिसकी फितरत में ही है इश्क में अपना आप खो देना, पागल हो जाना और दश्त में घूमना, जैसे कि मजनू साहब घूमा करते थे। और इसमें बहुत मज़ा है, इसमें बहुत लज्जत उसको मिलती है। और वो दश्त नवर्दी ना करे तो और करे क्या, ये भी एक बात है। वो और वो ये दश्त नवर्दी खुद ब खुद होती है, राइट। आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, आशिक को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, इसके लिए कोई कोशिश उसको नहीं करनी पड़ती। या उसके पाँव उसको मजबूर करते हैं दश्त नवर्दी करने के लिए, तो उसके पाँव खुद ब खुद चले जाते हैं दश्त की तरफ, ताकि वो आवारा बन के दश्त के अंदर घूमे। उसके बस में नहीं है ये बात, क्योंकि उसकी फितरत के अंदर ही है ये। और अब वो आशिक कह रहा है कि मरने के बाद भी दश्त नवर्दी का जो शौक़ था, जो पैशन था, जो शिद्दत थी, वो कम नहीं हुई, वो नहीं गई, या मेरे अंदर से नहीं गई। इवन आफ्टर डेथ द पैशन फॉर डेजर्ट वॉन्डरिंग हैजंट लेफ्ट मी। तो पाँव तड़प रहे हैं दश्त नवर्दी के लिए, और अपने आप कफन में मेरे पाँव हिल रहे हैं। तो देखें, अल्लाह रे ज़ौक़े दश्त नवर्दी के, या अल्लाह क्या मेरे अंदर दश्त नवर्दी का शौक़ पैदा किया गया कि बाद मर्ग, मरने के बाद भी हिलते हैं खुद ब खुद मेरे अंदर कफन के पाँव। या तो मर गया है आशिक, लेकिन कफन के अंदर भी खुद ब खुद उसके पाँव हिल रहे हैं दश्त नवर्दी के लिए। दश्त नवर्दी का जो पैशन, जो शौक़ उसके अंदर था, वो मरने के बाद भी उसके अंदर से नहीं गया। तो कई रंग हैं इसके अंदर, उसको दश्त नवर्दी करनी है, उसको शायद मरने के बाद भी लग रहा है कि वो दश्त नवर्दी ही कर रहा है। या तो यहाँ मरने के बाद जहाँ आशिक पहुँचा है, वो वहाँ भी उसने दश्त ढूंढ लिया है दश्त में घूमने के लिए। तो ये कैसी खूबसूरत इमेजरी यहाँ पे क्रिएट की है। और अब वो फ़ना की स्टेट में है, वो नॉन एग्जिस्टेंस की स्टेट में है, और वो नॉन एग्जिस्टेंस या फ़ना के दश्त में अब घूम रहा है, राइट। तो इसलिए शायद उसके पाँव हिल रहे हैं। तो इस दुनिया में नहीं, वो अगली दुनिया जहाँ पे गया है, वहाँ पे भी वो उसने दश्त ढूंढ लिया है, और वहाँ पे उसके पाँव घूम रहे हैं। या फिर अचानक मौत हो गई है, तमन्ना रह गई है, तो इस वजह से भी उसके पाँव हिल रहे हैं। और अब आप इस मंज़र को अपनी इमेजिनेशन थोड़ा सा स्ट्रेच करें तो आप देखेंगे, अगर कफन के नीचे उसके पाँव हिल रहे हैं, तो जो सारा ज़माना खड़ा देख रहा है, उसकी क्या रिएक्शन होगी। तो ये कई वेंटेज पॉइंट्स से आप इस शेर को एवेल्यूएट कर सकते हैं। पर सीधा साधा मतलब ये है कि आशिक की फितरत में है वहशी आशिक बन के दश्त में घूमना, और उसको उसके अंदर से दश्त नवर्दी का शौक़, दश्त नवर्दी का पैशन मरने के बाद भी नहीं गया, यहाँ तक कि उसके पाँव हिल रहे हैं कफन के अंदर उसकी मौत के बाद, क्योंकि वो अभी भी दश्त नवर्दी करना चाहता है। कभी उसके अंदर से ये शौक़ ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह रे ज़ौक़े दश्त नवर्दी की बाद मर्ग, हिलते हैं खुद ब खुद मेरे अंदर कफन के पाँव। अगला शेर देखें, है जोश गुल बहार में यहाँ तक कि हर तरफ, है जोश गुल बहार में यहाँ तक कि हर तरफ, उड़ते हुए उलझते हैं मुर्गे चमन के पाँव। जोश गुल का मतलब है कि यहाँ पे एक चमन की, एक बाग की इमेजरी इस्तेमाल की गई है। बहार आई है और बड़े जोश से गुलाब खिले हुए हैं, या फिर उनकी खूबसूरती ने चमन में एक जोश, एक एक्साइटमेंट, एक टर्मोइल पैदा कर दिया है। तो बड़ी शिद्दत से बहार आई है, बड़े खूबसूरत गुलाब खिल रहे हैं। मुर्गे चमन कहेंगे बाग का पक्षी, चमन का पक्षी है। और उलझना, इस केस के अंदर फंस जाना, टू बी इंटेंगल्ड। तो इमेजरी ये है कि बड़ी शिद्दत से बहार आई है, और इस चमन में किस कदर देखें जोश से गुल खिले हुए हैं और सब्ज़ा उग रहा है, जिसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। और डिस्क्राइब किया गया है एक मुर्गे चमन, और ये बताया गया कि इस चमन में रहने वाले पक्षी के साथ क्या हो रहा है। तो कई रंग हैं इसके अंदर। एक रंग ये कि
जो गुलाब की झाड़ियाँ हैं या जो सब्ज़ा उग रहा है, वो इस कदर खिला है, राइट, इतनी शिद्दत से खिला है कि मुर्गे चमन के लिए उड़ना मुश्किल हो गया है। तो उसके पाँव सब्ज़े में उलझ रहे हैं, फंस गए हैं, जैसे कि कोई पक्षी जाल में फंस जाता है। तो उस बेचारे के लिए यहाँ से उड़ के जाना मुश्किल हो गया है, वो कैदी बन गया है चमन का। और ऐसा भी हो सकता है कि जो पक्षी ऊपर चमन के ऊपर से उड़ के जा रहे थे, उन्होंने, क्योंकि पक्षी को अगर आप बुलबुल की सेंस में इस्तेमाल करें तो हमने अक्सर देखा है गुल और बुलबुल की इश्क की दास्तान भी गालिब साहब इस्तेमाल करते हैं। तो जो मुर्ग है, जो पक्षी है, वो गुल के इश्क के जाल में फंसा होता है, राइट। तो जब वो ऊपर से उड़ के कोई पक्षी जा रहा था, उसने देखा इतने जोश से नीचे गुलाब खिले हुए हैं कि अब वो आगे उड़ ही नहीं पाया, या तो गुल के इश्क के जाल ने उसके पाँव को उलझा दिया, या, और वो बेचारा ही लॉस्ट ऑल डिज़ायर टू फ्लाई, या तो वो आशिक तो अपने महबूब के जाल में फंसना ही चाहते हैं, तो वो वहीं पे जाल में फंस के रह गया, आगे उड़ ही नहीं पाया पक्षी। और दूसरा ये कि यू नो उसके बस में नहीं है, या तो एक जो पक्षी जो उड़ान भर सकता है वो एक आज़ाद पक्षी है, या, और उड़ान ना भरना कैद के बराबर है। लेकिन वो गुल का आशिक भी है और उसके जाल में भी फंसना चाहता है। तो जो पक्षी है वो गुलाब के इश्क के जाल में फंस के इस चमन में रह गया है। खूबसूरती मजबूर कर दे रही है आशिक को कैदी बनने के लिए, या तो अपनी आज़ादी छोड़ के वो महबूब की कैद में फंसने के लिए तैयार है। तो ओवरऑल कहते हैं कि बड़ी खूबसूरत बहार आई हुई है, बड़े जोश से गुल खिल रहे हैं। उन गुलाब के फूलों की खूबसूरती इस कदर है कि जो मुर्गे चमन है वो उस खूबसूरती का या अपने महबूब के इश्क का कैदी बन गया है। और इमेजरी ये है कि उसके पाँव जो हैं इस या तो गुलाब के फूलों की झाड़ियों के साथ, या जिस कदर जोश से सब्ज़ा उग रहा है, उसके पाँव उसमें उलझ गए हैं। वो ऐसे फंस गया है अपने महबूब की खूबसूरती के जाल में और इश्क के जाल में कि जैसे एक पक्षी किसी और दूसरे जाल में फंस जाता है जोश गुल बहार में यहाँ तक कि हर तरफ है, जोश गुल बहार में यहाँ तक कि हर तरफ उड़ते हुए उलझते हैं मुर्गे चमन के पाँव। तो उड़ने की ऐसा लगता है कि कोशिश की गई है, लेकिन उसके पाँव उलझ गए हैं इस जाल में और वो फंस के रह गया है। अच्छा, ये अगला शेर भी बड़ा खूबसूरत है। शब को किसी के ख्वाब में आया ना हो कहीं, शब को किसी के ख्वाब में आया ना हो कहीं, दुखते हैं आज उस बुते नाजुक बदन के पाँव। तो यहाँ पे दूसरी लाइन में बुते नाजुक बदन, यहाँ पे अपनी महबूबा को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, जो कि जिसका बदन बहुत ही नाजुक है। शी इज़ वेरी डेलिकेट। और बुत अक्सर खूबसूरत महबूबों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो हुआ यह है कि आज के दिन उस बुते नाजुक बदन, उस नाजुक बदन वाली खूबसूरत महबूबा के पाँव दुख रहे हैं। तो उसके पाँव दुख रहे हैं और आशिक को अजीब जेलसी से भरे हुए ख्याल आ रहे हैं। तो वो हमेशा जेलसी रहता है, घबराया हुआ रहता है कि महबूबा किसी और से प्यार ना कर बैठे और किसी और आशिक से मिलने ना चली जाए। ये ख्याल ये खटका उसको हमेशा लगा रहता है। तो आज उसके पाँव दुख रहे हैं और वो सोच रहा है कि कल ये किसी के ख्वाब में आके किसी और रकीब के ख्वाब में ना आ गई हो, ख्वाब में जाके किसी रकीब को मिलना आई हो। तो देखिए कितनी खूबसूरत इमेजरी है। तो वो इतना जेलस है कि वो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये फिज़िकली जाके मेरी महबूबा किसी रकीब से मिलाई हो। ऐसा हो सकता है कि वो चल के गई हो और किसी रकीब से कल रात को मिल के आ गई हो, लेकिन आशिक की जेलसी उसको परमिशन नहीं देती कि वो ये ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करे। तो वो सोच रहा है कि हो सकता है किसी से ख्वाब में जाके मिल के आ गई हो। ऑफ कोर्स ये बात भी उसे मंजूर नहीं कि महबूबा किसी रकीब के ख्वाब में भी आए, लेकिन उसको ये खटका लग रहा है, उसको ये इस बात की परवाह हो रही है कि कहीं ख्वाब में जाके किसी से मिलना आई हो। और ऑफ कोर्स इसके लिए उसको चलना पड़ा होगा, या ख्वाब में जाने के लिए भी चलना पड़ा होगा शायद, देखें इमेजिनेशन। और शायद इस वजह से उसके पाँव थक गए। अगर वो गई थी तो ऑब्वियसली शायद वो फिज़िकली किसी को मिल के आई है और इस सफ़र में उसके पाँव जो हैं आज दुख रहे हैं, लेकिन आशिक इमेजिन कर रहा है कि कहीं ख्वाब में जाके मिल के ना आ गई हो। तो
ही कांट इवन इमेजिन दैट द बिलवड विल फिजिकली गो टू मीट ए राइवल। तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है ये बात सोचना, इसलिए वो सोच रहा है कि शायद ख्वाब में ऐसा ना हुआ हो कि वो किसी से ख्वाब में जाके मिल के आ गई हो। और दूसरा रंग ये कि ऑफ कोर्स उसको नहीं पता क्या हुआ है बेचारे को, या तो उसकी जेलसी उसको फोर्स कर रही है ये बातें इमेजिन करने के लिए, और वो सोच रहा है कि कहीं ख्वाब में मिल के ना किसी को आ गई हो। ओवरऑल वंस अगेन नाजुक बदन वाले खूबसूरत महबूब की यहाँ पे तारीफ़ है, और आशिक की जेलसी को डिस्क्राइब किया गया है। उसको ये बात ही मंजूर नहीं कि मेरी महबूबा ख्वाब में भी जाके किसी रकीब से मिले। शब को किसी के ख्वाब में आया ना हो कहीं, शब को किसी के ख्वाब में आया ना हो कहीं, दुखते हैं आज उस बुते नाजुक बदन के पाँव। तो महबूबा के पाँव दुख रहे हैं और आशिक के दिमाग के अंदर और ही अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। चाहिए आशिक अच्छा, एक दो रंग इसके अंदर और है। एक तो एक रंग ये कि खूबसूरत महबूब कभी मिलने के लिए नहीं जाते अपने आशिकों को, या क्योंकि उनका काम है जुल्म से तुम ढाना। तो इस वजह से भी आशिक शायद सोच रहा है कि उस ख्वाब में ही जाके मिल के आई होगी किसी को, या क्योंकि वो फिजिकली चल कर जाती नहीं कभी, ये भी हो सकता है। दूसरा ये कि उसका बदन इतना नाजुक है कि अगर वो किसी के ख्वाब में भी आ जाए तब भी उसके पाँव जो हैं दुखने लग जाते हैं। देखें, ये भी महबूबा की तारीफ़ है। और और बाकी ओवरऑल ये भी हो सकता है कि वो गई हो अपने आशिक के पास और उसको अपने पाँव तले कुचल के आ गई हो, या तो इस वजह से भी उसके पाँव थक गए हैं, दुख रहे हैं। तो ये सारे रंग भी इसके अंदर से निकल के आ सकते हैं। शेर के एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि शब्द को किसी के ख्वाब में आया ना हो कहीं, दुखते हैं आज उस बुते नाजुक बदन के पाँव। आखिरी शेर है कि गालिब मेरे कलाम से क्यों, गालिब मेरे कलाम में क्यों कर मज़ा ना हो, गालिब मेरे कलाम में क्यों कर मज़ा ना हो, पीता हूँ धो के खुसरवे शीरी सुखन के पाँव। तो किसी के पाँव धो के पीने का मतलब ये भी है कि उस इंसान की कोई अच्छी क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाएगी, है। तो यहाँ पे गालिब साहब कह रहे हैं कि मेरे कलाम में मज़ा क्यों ना हो, मैं खुसरवे शीरी सुखन के पाँव धो धो के पीता हूँ, है। तो मेरी शायरी के अंदर भी मिठास लज्जत क्यों ना आए, है। खुसरव किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन किसी बड़े बादशाह के लिए के टाइटल भी हो सकता है, खुसरव या खुसरो, है। और खुसरव शीरी सुखन का मतलब है मीठी मीठी बातें बोलने वाला, मीठी शायरी कहने वाला खुसरव। तो यहाँ पे उन्होंने किसी खुसरो या किसी खुसरव की तारीफ़ की है, तो कह रहे मेरी शायरी में मिठास और मज़ा क्यों ना हो, मैं इतनी मीठी बातें बोलने वाले और इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़े एक बादशाह खुसरव के पाँव धो धो के पीता हूँ। या तो उनकी इनायत है मुझ पर कि मेरी शायरी के अंदर भी मज़ा है, मिठास है। अब खुसरो यहाँ पे या खुसरव कौन है, किस खुसरव की बात हो रही है? दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अमीर खुसरो भी हो सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़े एक स्पिरिचुअल शायर थे। गालिब साहब ने एक शेर भी कहते हैं लिखा है, मिले दो मुरीदों को कुदरत हक से दो तालिब, मिले दो मुरीदों को कुदरत हक से दो तालिब, निज़ामुल मुल्क को खुसरो सिराजुद्दीन को गालिब, या। तो इस शेर के अंदर उन्होंने अमीर खुसरो साहब का जिक्र किया है। तो अमीर खुसरो साहब भी हो सकते हैं, उन्होंने अपने ख़तों के अंदर उनकी तारीफ़ भी की है। लेकिन लोग कहते हैं कि मोस्ट लाइकली कैंडिडेट यहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र हैं। उनको उन्होंने खुसरो का खिताब दे के, टाइटल दे के उनकी तारीफ़ करने की कोशिश की है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये गज़ल लिखी गई थी तब बहादुर शाह ज़फ़र जो थे वो दिल्ली के तख्त पे अभी रिसेंटली बैठे थे। तो 1838 के करीब ये गज़ल लिखी गई है। तो शायद उन्होंने यहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र, जो कि खुद शायरी भी लिखते थे, और गालिब साहब इस कॉन्टेक्स्ट में अपना नौकर उनको बता रहे हैं कि मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं उनके पाँव धो धो के पीता हूँ। तो इस एंगल से शायद ये शेर लिखा गया है, बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ की गई है। तो शेर फिर से पढ़ते हैं कि गालिब मेरे कलाम में क्यों कर मज़ा ना हो, गालिब मेरे कलाम में क्यों कर मज़ा ना हो, पीता हूँ धो के खुसरवे शीरी सुखन के पाँव। तो एक लॉफ्टी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है अपने बादशाह की तारीफ़ करने के लिए कि मैं उनकी कितनी इज्जत करता हूँ। ये थी पूरी गज़ल। इसके अंदर एक शेर, अनपब्लिश्ड शेर है, जो मुझे फ्रैन प्रिचेट की वेबसाइट पे मिला, बड़ा खूबसूरत है। मैं उसको पढ़ देता हूँ जाते जाते।
बेचारा कितनी दूर से आया है शेख जी, बेचारा कितनी दूर से आया है शेख जी, काबे में क्यों दबाएं ना हम ब्राह्मण के पाँव। तो मुझे बड़ा खूबसूरत ये शेर लगा। एनीवेज, ये थी पूरी गज़ल। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।